Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video we are going to discuss some of the important current affairs and general knowledge for CLAT 2025 examination, and we have included the most important topics from the first week of November, that is from the 1st to 8th of November 2024, and this is the part 31 of this session. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our social media platform, that is Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. You can join here. You will get the important PDF regarding your examination, that is the law examination, and subscribe this channel, that is Manowar Law Entrance channel, for daily important video lecture as well as important अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। इसके लिए जो है आप मैनवर लॉ एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो भी आते हैं वो मिलता रहेगा। In case if you want to join us for self-study program, so you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. Coming soon center, that is Nasik, Nagpur, Aurangabad. Or if you are not residing in Mumbai or Pune, then you can call on this number for online classes के लिए इस नंबर पे पैन इंडिया लेवल पे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा एंड द काउंसलर विल गाइड यू। लॉ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है डेमो क्लास भी अवेल कर सकते हो। यू कैन हैव द डेमो क्लास हियर, और उसके बाद जो है आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द क्लैट 2025 एग्जामिनेशन, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी लोग जानते होंगे, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो द रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉमेमोरेटेड सरदार वल्लभ भाई पटेल्स 149th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड एज नेशनल यूनिटी डे 31st of October, ऑनरिंग द लीगेसी ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। तो इनका कितना बर्थडे था, 149th बर्थडे था, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी प्रेसिडेंट, उन्होंने कॉमेमोरेट किया, इनके ऑनर किया। और ये जो है हमारे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट जो है कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ऐसा नहीं है, बट ही वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का इंटीग्रेशन में, इंडिया को एक करने में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, उनको इंडिया का पार्ट बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने बहुत वर्क किया था, तब जाकर आज का जो इंडिया आप देख रहे हो वो ऐसा इंडिया है। नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व्स एज रिमाइंडर ऑफ द वैल्यूज पटेल इम्बोडाइड यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो यही जो है नेशनल यूनिटी डे, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिटी डे, इनके बर्थडे को, क्योंकि इन्होंने यूनाइट किया था कि इंडिया को, और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके बर्थडे को जो है यूनिटी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इन अ कंट्री कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स वास्ट डाइवर्सिटी एंड कल्चर, languages and religions, National Unity Day emphasizes the importance of fostering a sense of solidarity among the Indian populace। तो ये जो हमारा देश है, जो हमारा भारतवर्ष है, इंडिया, आप देखोगे कि कल्चरल डाइवर्सिटी, हर तरह की डाइवर्सिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कल्चर से, लैंग्वेज से, रिलीजन से, रीजन से, लेकिन जो है वो एक इंडिया के तौर पे, एक इंडियन के तौर पे सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी हम होते हैं तो अपने आप को एक इंडियन के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा करने के लिए जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जो आज जाकर हम एक सब इंडियन कहलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए जो कहता है ये यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। On 31st of October 2018, the Statue of Unity, the world's tallest statue at 182 meter, 6,000 feet, was inaugurated at Kevadia, Gujarat, honoring सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 2018 में इन्हीं के बर्थडे के दिन, जो 31st of October को जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है इनॉग्रेट किया गया था, और ये सबसे लंबी स्टैचू जो है आपको देखने को मिलेगा। 182 मीटर जो है इसका हाइट है, और 6,000 फीट अगर फीट में इसको कैलकुलेट करते हैं तो कहाँ है ये, केवड़िया गुजरात में है, नर्मदा जो रिवर है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सरदार पटेल का स्टैचू है। पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज डिटर्मिनेशन एंड फर्म अप्रोच, तो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ही इज रिवर्ड एज अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी एंड रेजिलियंस। पटेल वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये जो है पटेल जो थे
सरदार पटेल वो महात्मा गांधी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और इसीलिए जो है उन्होंने उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल था उनमें काफ़ी साथ दिया, उनको ज्वाइन किया, उनके फॉलोवर बन गए। He played a pivotal role in Khera Satyagraha, demanding tax exemption for farmers affected by crop failure due to drought। फेमाइन आ गया था खेरा गुजरात में 1918 में और महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह जो है टैक्स बढ़ा दिया गया था, रेवेन्यू टैक्स, उसके रिगार्डिंग जो है ये सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था। उसमें भी इन्होंने महात्मा गांधी का काफ़ी साथ दिया था सरदार पटेल ने। Embraced Gandhi's vision, leading actions like the Salt Satyagraha in 1930 and faced multiple imprisonment for his involvement। और ये गांधी जी के फॉलोवर तो थे ही, तो जब गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था 1930 में, तब भी ये जो है वो साल्ट सत्याग्रह में गांधी जी का इन्होंने साथ दिया। उसके बाद इनको बहुत बार अरेस्ट भी किया गया। ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी, सत्याग्रह वाला जो काम था इनका, जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो होते थे इन लोगों से और उसके बाद अरेस्ट कर लेते थे। जब कोई उपाय नहीं बचता था तो अरेस्ट करते थे, तो बहुत बार ये अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये था हमारा सरदार पटेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस किया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इनके जो भी अब देखते हैं इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है, तो उस पर हम बात करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, पूछा जा रहा है। सरदार पटेल had served as first deputy prime minister, first home minister, information minister and minister of state for independent India। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पहले होम मिनिस्टर थे, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये सही है, पहला स्टेटमेंट। वल्लभ भाई पटेल, जावेर भाई पटेल वाज बॉर्न इन अहमदाबाद। तो क्या ये अहमदाबाद में इनका बर्थ हुआ था? तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि इनका बर्थ जो है नादियाड में हुआ था, जो कि बॉम्बे प्रोविंस में आता है। आपको 31 अक्टूबर 1875 को जो है इनका बर्थ हुआ था। सरदार पटेल्स फादर नेम वाज जावेर भाई पटेल एंड हिज मदर नेम वाज लदवा देवी। तो ये सही स्टेटमेंट है कि इनके फादर का जो नाम था वो था जावेर भाई पटेल और मदर का नाम लदवा देवी था। सरदार पटेल इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। हमने डिस्कस भी किया, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल वाज बॉर्न इन अहमदाबाद। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच मूवमेंट वाज सरदार पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। तो सरदार पटेल इनका नाम नहीं था, वल्लभ भाई पटेल नाम था। सरदार का टाइटल जो है इनको किस मूवमेंट में मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। सो साल्ट सत्याग्रह, ऑपरेशन पोलो, क्विट इंडिया मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह। एंड द करेक्ट आंसर इज बारदोली सत्याग्रह। सो बारदोली सत्याग्रह वो भी क्रॉप फेल्योर हो गया था, रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था, 23% जो है वो कर दिया गया था, जिसको लेकर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बारदोली इज अ प्लेस इन गुजरात और महात्मा गांधी ने इनको कहा कि आप बारदोली सत्याग्रह को लीड कीजिए और उन्होंने बारदोली सत्याग्रह को लीड किया। 1928 की बात है और ये सक्सेसफुल सत्याग्रह था, टैक्स को कम किया गया और ड्यू टू दिस द वीमेन ऑफ बारदोली गेव हिम द टाइटल ऑफ सरदार। जो है इनको बारदोली की जो वीमेन थी उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन वाज कैरीड आउट बाय सरदार पटेल टू मेक हैदराबाद स्टेट अ पार्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ देयर वर वेरियस प्रिंसली स्टेट, अप्रॉक्सीमेटली 565 प्रिंसली स्टेट वेर देयर। मोस्ट ऑफ देम ज्वाइंड द इंडिया, सम ऑफ देम डिड नॉट, लाइक हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये सब ज्वाइन नहीं किया इंडिया का। और सरदार पटेल लगे हुए थे कैसे भी ज्वाइन करवाने के लिए। हैदराबाद के जो नवाब थे मीर उस्मान अली, वो नहीं चाहते थे इंडिया में जुड़ना, लेकिन आखिरी में सिचुएशन ऐसा आ गया कि यहाँ पर एक्शन लेना पड़ा सरदार पटेल को और ये सितंबर 1948 में उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और हैदराबाद जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया। तो वो ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन सीज, ऑपरेशन यूनिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन पोलो। सो ऑपरेशन पोलो वाज लॉन्च्ड बाय सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन और रीजन है महात्मा गांधी लीडरशिप इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फेज इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मार्क्ड बाय मास पार्टिसिपेशन। कह रहा है कि महात्मा गांधी का जब अराइवल हुआ तो इंडियन स्ट्रगल जो था, मूवमेंट जो था फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें एक नया जो है फेज आया और बहुत सारे मास पार्टिसिपेशन हुआ, लोग जो है जुड़ने लगे एक अलग लेवल पे जो है मर्द और सारे लोग, वीमेन, मेन, पुअर, रिच, सब जो है एक साथ आने लगे, एक प्लेटफॉर्म पे आने लगे।
Gandhiji philosophy of non-violence attracted the lower middle class and rural population into the movement। इनका जो philosophy था non-violence और अहिंसा और सत्याग्रह का, ये जो है लोअर मिडिल क्लास, वीमेन, इन सबको जो है वो अट्रैक्ट करता था और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था, एक लीडरशिप जो है एक प्रोवाइड होता था, जिसकी वजह से लोग इनसे जुड़ते थे। दोनों जो है स्टेटमेंट सही है और जो रीज़न जो है वो असर्शन को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। सो बोथ ए एंड सी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question is choose the correct option with respect to the round table conference held in 1930s. So there are three round table conference which were held in 1930, 31 and 32। ये तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 30, 31, 32 और उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। ये लंदन में किया गया था ये कॉन्फ्रेंस और सभी पार्टी को इनवाइट किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट है उसको देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। Mahatma Gandhi took part in the third round table conference. This is incorrect statement because Mahatma Gandhi took part in second round table conference. Lord Reading was the viceroy when the first round table conference was held. तो लॉर्ड रेडिंग नहीं थे वाइसराय बल्कि थे लॉर्ड एरविन जो है दैट वाज ही वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री कॉन्फ्रेंस। गलत है, ये कांग्रेस जो है वो सेकंड कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था, ओनली सेकंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। Dr. B.R. Ambedkar participated in all three conference, so this is correct statement। भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तेज बहादुर सप्रू ने भी पार्टिसिपेट किया था और इसी कॉन्फ्रेंस में जो है आपको दलितों के लिए जो है कॉमनल इलेक्टोरेट का भी अनाउंसमेंट हुआ था और बाद में जाकर पूना पैक्ट हुआ था। So these are the important questions and topics we have discussed regarding the Sardar Vallabhbhai Patel। Now move on to the next topic। So next topic is Supreme Court upholds UP Madrasa Act 2004। So UP Madrasa Act जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब जो है ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया है। So recently the Supreme Court partially upheld the constitutional validity of the Uttar Pradesh Madrasa Education Board Act 2004, overturning the Allahabad High Court ruling March 2024 which declared इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इलाहाबाद जो है मार्च में इस एक्ट को इसने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एक्ट अबोलिश्ड होना चाहिए, रोक दिया था मदरसा वगैरह को ये करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है, कहा है कि नहीं ये जो एक्ट है मदरसा एक्ट दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, टोटली कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिड है और ये जो है आप इसको ये नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। The Madrasa Act 2004 effectively regulates the standard of education which aligns with the state's obligation to ensure that students achieve a level of competency to participate actively in society। तो ये जो मदरसा एक्ट 2004 है वो क्या है, टोटली जो है स्टेट एजुकेशन से जो है वो अलाइन करता है और उसी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड, साथ साथ रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ वो एजुकेशन भी प्रोवाइड होता है जो स्टेट में जो है प्रोवाइड किया जाता है और जिसमें कि जो भी बच्चे वहाँ पढ़ें तो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकें, कम्पीट कर सकें, इम्पीड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको उस एक्ट में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में बात की। The Supreme Court affirmed that Madrasa Act falls within the legislative competence of the state legislature, especially under 25 of list 3 concurrent list of the Constitution। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट जो है वो फुल्ली लेजिस्लेटिव है, स्टेट के लिस्ट के अंदर आता है। इसमें जो भी एक्ट है, जो भी इसमें चीज़ प्रोविजंस है वो सब लीगल है, कुछ प्रोविज़न को छोड़कर जो हटा दिया गया है बाकी सारे चीज़ जो है वो लीगल है। द कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कोर्ट ने जो है इसको भी डिस्टिंग्विश किया कि रिलीजियस एजुकेशन क्या है और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। द कोर्ट इन मिस अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 डिफाइंड रिलीजियस एजुकेशन एज promoting communal harmony is permissible while religious instruction like mandatory worship is prohibited in a state recognized institution under article 28। तो आर्टिकल 25 से 28 जो है वो राइट टू माइनॉरिटी की बात करता है और ये जो है यहाँ पर कहा कि इस केस में कहा था 2002 में रिलीजियस एजुकेशन वो है जो प्रमोट करता हो कॉमनल हार्मोनी और ये जो है बहुत सारे सेकुलरिज्म को प्रमोट करता हो, लोग जो है सारे रिलीजन का जो है रेस्पेक्ट करते हो, वो रिलीजियस एजुकेशन है। और साथ साथ रिलीजन के बारे में आप एजुकेशन दे रहे हो नॉर्मली लिबरल तौर पे, लेकिन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको स्टेट जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उसमें परमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप मैंडेटरी किसी को नहीं कह सकते हो कि आपको जो है कुरान पढ़ना ही होगा, गीता पढ़ना ही होगा, आपको नमाज पढ़ना ही होगा, आपको पूजा करना ही होगा, ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो।
The court stated that a state government can make rules under the act to ensure madrasa teaches secular education along with religious instruction without violating secularism. तो कोर्ट ने कहा कि जो भी मदरसा है ये स्टेट गवर्नमेंट का देखने का काम है कि ये सारे मदरसे में जो है आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो दे ही जा रहा है, एजुकेशन तो है, साथ साथ जो है आप सेकुलर एजुकेशन भी दें, जो आपका स्टेट एजुकेशन है कोई भी ऐसा नॉर्म्स जो है वो वायोलेट ना हो सेकुलरिज्म का. The state should issue suitable direction to ensure that students studying in madrasa are not deprived of the quality of education that is made available by the state in other institution. और ये बात जो है स्टेट को भी इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टेट में अदर इंस्टीट्यूशन में स्कूल्स वगैरह में प्रोवाइड हो रहा है वो एजुकेशन भी जो मदरसा के स्टूडेंट है उनको भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या उनको सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन ही दिया जा रहा है या फिर और भी एजुकेशन जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब की भी जो है नॉलेज वो दी जा रही है या नहीं. तो ये हमारा था मदरसा एक्ट के बारे में जिसको हमने डिस्कस किया. नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. तो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है हमारा प्रियम्बल का क्या था जब प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था. सबसे पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था, इंप्लीमेंट किया था, तो उसमें प्रियम्बल में क्या मेंशन था. अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सो द एग्जैक्ट वर्ड वाज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. बाद में जो है इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये तीन वर्ड ऐड कर दिया गया, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर and integrity. These three words have been added in the preamble. Now preamble is known as sovereign socialist secular democratic republic. अभी जो है ये है preamble का total word. Next question is which of the following articles of the Constitution of India specifies the right of minorities to establish and administer educational institution. तो ये कौन सा जो आर्टिकल्स है ये फंडामेंटल राइट है. दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन कि अपना जो है माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसमें आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो. तो ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है. आर्टिकल 29, 27, 28, 30 एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 30 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Next question is for which age group of children right to education act is a fundamental right. So right to education as added as a fundamental right in article 21A of the Indian Constitution, that is by 86th Constitutional Amendment Act 2002 में जो है ये एक्ट आया था. और राइट टू एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है कि सभी जो है बच्चे को एजुकेशन मिलेगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में. और कितनी एज तक के लिए. 5 to 15, 6 to 12, 6 to 14, 6 to 16. And the correct answer is 6 to 14 years of age. Next question is who has become the new Chief Justice of India. तो अभी जो है रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, नए चीफ जस्टिस जो है वो कौन बन गए हैं. तो चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और अभी कौन बने हैं. संजीव खन्ना, BR गवई, विक्रम नाथ, VV नागरत्ना. एंड द करेक्ट आंसर इज संजीव खन्ना. ही हैज बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and he will replace the DY Chandrachud as a Chief Justice of India. Next question is under which article can the Supreme Court issue a writ. So Supreme Court जो है वो रिट इशू कर सकता है अगर आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस राइट को जो है अपहेल्ड करेगा और रिट इशू करेगा. वो रिट जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू इशू किया जाता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं उस राइट को. और वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है. आर्टिकल 131, आर्टिकल 32, आर्टिकल 143, आर्टिकल 226 एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 32. सो सुप्रीम कोर्ट इशू 5 रिट अंडर आर्टिकल 32 और ये जो है हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 जो है ये रिट इशू कर सकता है. मैंडेमस है, हेवियस कॉर्पस है, सर्टियोरी है, उसके बाद जो है को वारंटो है, प्रोहिबिशन है, ये सारे जो रिट हैं वो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 जो है उसके बारे में हम अभी यहाँ पर देखेंगे. वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट आया है और उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, सिटी के बारे में रिपोर्ट किया है, कैसे अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, किस तरह से लोग जो है शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है. So recently the UN Habitat has released the World Cities Report 2024 Cities and Climate Action. तो ये जो है रिपोर्ट रिलीज़ किसने किया है तो UN Habitat जो है ये UN की एक जो है एजेंसी है उसने जो है ये रिपोर्ट
रिलीज किया है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट क्लाइमेट एक्शन। तो सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन नाम से ये रिपोर्ट है। The report highlighted that the cities are among the largest contributor to greenhouse gas emission, yet they face disproportionately severe impacts of climate change. तो ये कहा है कि इस रिपोर्ट में कि ये जो सिटी है हमारी, जितने भी शहर हैं, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है किसमें, ग्रीन हाउस गैस इमिशन में। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा इमिट करता है, हमारे जो जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं उसमें सिटी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, रूरल एरियाज़ का कम है। By 2040, nearly 2 billion people in urban area will experience a 0.5 degree rise in temperature. तो 2040 तक क्या होगा कि 0.5 डिग्री जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंड दिस विल अफेक्ट द 2 बिलियन पीपल इन अर्बन एरियाज। सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट वेव बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर जो है इससे जुड़े होते हैं। 14% ऑफ सिटीज़ आर expected to transition to drier climate, while at last 900 cities could transition to more humid climate, especially tropical ones. तो 14% जो अभी सिटी है वो क्या होगा कि बहुत क्लाइमेट वहाँ ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने लगेगा, और 900 सिटीज़ में क्या हो सकता है कि आपको ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी ड्यू टू दिस इमिशन। By 2040, over 2,000 cities in low coastal areas many under 5 meters above sea level will expose more than 1.4 billion people to higher risk from sea level rise and storm surges. तो 2040 तक क्या होगा, 2000 शहर जो है, 2000 सिटीज़ जो है वो क्या होगा, जो सी लेवल के करीब है, जो कोस्टल एरिया के पास में है, उस पर रिस्क रहेगा जिस डूबने का, फ्लड आने का, और वो सिटी को सर्ज करने का, सबमर्ज करने का, स्टॉर्म वगैरह से इफेक्ट होगा, और 1.4 बिलियन पीपल जो है उससे इफेक्ट होंगे। अर्बन एरियाज आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज बट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन, मेकिंग देम मोर वनरेबल टू क्लाइमेट शॉक लाइक फ्लड्स एंड साइक्लोन्स। यहाँ जो है जब आना शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाएगा। Flood exposure in cities has grown significantly, increasing 3.5 times faster than in rural areas in 1975. तो अभी जो है फ्लड वगैरह का कंडीशन आप देखते हैं शहर वगैरह में बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी सी बारिश भी होती है तो पूरा जो एरिया फ्लडिंग हो जाता है, वाटर लॉक्ड हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है ड्यू टू सिटी ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है, बहुत सारे लोग इधर जो माइग्रेट करते हैं सिटी की तरफ, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। Established by the UN General Assembly, UN Habitat focus on promoting socially and environmentally sustainable urban development. तो UN जो जनरल असेंबली है, उन्होंने UN Habitat जो है, UN जनरल असेंबली का जो यूनाइटेड नेशन का जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको कैसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से टारगेट को अचीव किया जाए, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, इस पे जो है ये वर्क कर रहा है। It serves as the key agency within the UN system for urbanization and human settlement issue. तो एक बहुत की एजेंसी है जो इन दोनों के बीच में जो है ब्रिज का काम करती है कि कैसे अर्बन सेटलमेंट भी हो और साथ साथ ह्यूमन सेटलमेंट का जो इशू है, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज, जो फ्लड वगैरह, इन सबको कैसे मिटिगेट किया जाए, किस तरह से इनसे जो है इसका सॉल्यूशन लाया जाए, ये सारी चीज़ों पर ये वर्क कर रहा है। नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू स्टैंड एट डैश इन 2035। तो यूएन हैबिटेट जो है वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग जो है 2035 तक इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। 775 मिलियन, 675 मिलियन, 575 मिलियन, 375 मिलियन, एंड द करेक्ट आंसर इज 675 मिलियन। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 67 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, शहर में रहेगी 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिटीज डे 2024। तो वर्ल्ड सिटीज डे जो है इसका थीम जो है वो क्या था, यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, बेटर सिटी बेटर लाइफ। तो ये जो है 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे जो है सेलिब्रेट होता है, और इस बार जो है इसका थीम क्या था। सो द थीम वाज यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस इन द वर्ल्ड इन 2022। तो WHO का जो रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट से क्वेश्चन है, ये रिपोर्ट से आपको कुछ भी जो है ये क्लाइमेट चेंज डिजीज वगैरह को लेकर भी होता है। तो ये WHO के रिपोर्ट में टीबी सबसे ज़्यादा किस देश में सबसे ज़्यादा केस जो है आपको देखने को मिला है 2022 में, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया में टीबी का केस सबसे ज़्यादा देखने को मिला था।
Next question is World Air Quality Report 2023 recently seen in the news is published by which organization? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है आपको कौन सा शहर का एयर क्वालिटी अच्छा है, कहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और इसमें कौन से जो इंस्टीट्यूट है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQER, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड द करेक्ट आंसर इज स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQER। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया है उसमें सबसे जो आपको पॉल्यूटेड सिटी है दैट इज लाहौर को दिया गया है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पाकिस्तान में है ये लाहौर, और इंडिया की बात करते हैं तो दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये इसको रिलीज करता है, और इस बार इंडिया की क्या रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? 158, 159, 160, 161 एंड द करेक्ट आंसर इज 159। दिस इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया। Next question is which of the following city has been named world's most livable city for 2024? तो रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है, लिवेबल सिटी कौन सा है 2024 के अकॉर्डिंग? ओसाका, वियना, सिडनी, मेलबोर्न एंड द करेक्ट आंसर इज वियना। सो वियना इज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया की बात करते हैं तो बेंगलुरु जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द जापान लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो पहला वुडन सैटेलाइट जो है जापान ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। वुड जो है आपको इसलिए लॉन्च किया गया कि देखा जाएगा कि स्पेस में ये कितना सस्टेन कर पाता है। स्पेस में से ये वुड को अगर हम यूज़ करते हैं मेटल की जगह तो ये क्या हार्मफुल है, क्या ये सस्टेनेबली जो है अच्छी चीज़ है या नहीं है, एनवायरनमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया दैट इज मेड अप ऑफ वुड, और ये किसने किया है? जापान ने किया है। तो इससे रिगार्डिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पहली बार ऐसा किया गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। जापान इज pioneering a new era in space exploration with the launch of the world first wooden satellite। तो जापान जो है वो दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, लॉन्च कर रहा है। दिस इनोवेटिव प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन क्योटो यूनिवर्सिटी एंड सुमिटोमो फॉरेस्ट्री। तो इन दोनों ने मिलकर जो है आपको प्रोजेक्ट जो है कोलैबोरेशन है, इन दोनों मिलकर ये लॉन्च कर रहा है। द सैटेलाइट इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च अटॉप अ SpaceX रॉकेट डेस्टाइन्ड फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट वीक जो है ये लॉन्च होगा। वन इज अ सैटेलाइट मेड प्राइमरली फ्रॉम वुड। ये जो है वुड से बना हुआ है, टोटली जो है प्राइमरली जो है आपको लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट है। इट्स मिशन इज टू टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ वुडन मटेरियल इन स्पेस। इसका जो मेन मोटिव है कि वो चेक करना है कि वुडन मटेरियल जो है स्पेस में कितना सस्टेन कर पाता है, कितना वायबल है और टिक पाता है या नहीं, या खराब हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर चेक होगा। दिस कुड लीड टू मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन सैटेलाइट डिजाइन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है और इससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो और भी जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है हम स्पेस को लेकर कर सकते हैं, स्पेस सेक्टर में हम डेवलप कर सकते हैं। वन विल लॉन्च नेक्स्ट वीक विल रिमेन इन ऑर्बिट फॉर 6 मंथ। 6 महीने तक जो है ये ऑर्बिट में रहेगा। नेक्स्ट वीक रिलीज किया जाएगा। आफ्टर इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, द सैटेलाइट विल कलेक्ट डेटा ऑन हाउ वुड विथस्टैंड द हार्श कंडीशन ऑफ स्पेस। तो ये डेटा जो है सारा कलेक्ट किया जाएगा कि इतने हार्श कंडीशन जो स्पेस का है उसमें वुड जो है वो कैसे सस्टेन कर पाया। वुड हैज़ अ यूनिक एडवांटेज इन स्पेस। ये भी देखा जा रहा है कि वुड को जो है कुछ एडवांटेज भी है, कुछ उसको जो है बेनिफिट भी है। कैसे है? द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन स्पेस मीन्स दैट वुड वोंट रॉट। तो वहाँ मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो लकड़ी है वो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। एडिशनली देयर आर नो फ्लेम्स टू इग्नाइट इट। और कोई भी ऐसा जो है वहाँ फ्लेम वगैरह नहीं है जिससे कि लकड़ी जल जाएगा। दिस मेक्स वुड अ वायबल कैंडिडेट फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो इसलिए जो है एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम स्पेस का मटेरियल बना सकते हैं। एट द एंड ऑफ इट्स ऑपरेशनल लाइफ डैश विल बर्न अप हार्मलेसली अपॉन री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो जैसे ही इसका लाइफ खत्म हो जाएगा तो ये जब नीचे आएगा अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो वो ऊपर में ही जल के राख हो जाएगा। This is an important advantage of a traditional satellite which release harmful metal particles when they disintegrate। तो ये जो है एक एडवांटेज है। मेटल जो सैटेलाइट है उसको जब डिस्ट्रॉय करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशन वगैरह निकलता है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बेटर नहीं है।
Takao Doi envision a future where humanity can plant trees and construct timber houses on the moon and Mars। तो तकाओ दोई जो है इस साइंटिस्ट हैं और उन्होंने कहा कि ये जो है इससे क्या होगा कि लोग जो है टिम्बर हाउस वगैरह मून और मार्स में भी अगर इस तरह की चीज़ें हम सक्सेसफुल करते हैं तो बना सकते हैं। Lignosat is seen as the crucial first step toward this ambitious goal। The success of this mission could lead to more eco-friendly innovation in the future। तो ये जो है इसका सक्सेस जो है और भी इनोवेशन वगैरह हम करेंगे स्पेस फील्ड में और भी फील्ड में, डिफेंस के फील्ड में, स्पेस फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वन इन द एबव पैसेज। तो एबव पैसेज में वन जो है वो किससे रिप्लेस किया गया है? लिथोसेट, लिग्नोसेट, पेट्रोसेट, कोएटोसेट। एंड द करेक्ट आंसर इज लिग्नोसेट। लिग्नो का मतलब क्या होता है? लिग्नो का मतलब होता है लैटिन में वुड। Next question is in which year did Captain Rakesh Sharma travel to space in Soviet space program? तो राकेश शर्मा was the first Indian to travel to space and in which year he went to space in Soviet space programs। ये जो है USSR का प्रोग्राम था उसी में ये गए थे। 1981, 1982, 1983, 1984 and the correct answer is 1984। Next question is which is the first artificial satellite to orbit Earth। तो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन था जिसने अर्थ का ऑर्बिट किया था? डिस्कवरर 1, एक्सप्लोरर 1, स्पुतनिक 1, वैनगार्ड 1 एंड द करेक्ट आंसर इज स्पुतनिक 1। ये भी यूएसएसआर का ही सैटेलाइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियन रोबोट नेम्ड व्योममित्र। तो व्योममित्र जो है एक ह्यूमन जो है ह्यूमनाइड रोबोट है जो स्पेस में जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा, जो भी इंडियन के स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे साइंटिस्ट, गगनयान मिशन वगैरह को, उसको जो है ये हेल्प करेगा व्योममित्र। ये रोबोट जो है पहला रोबोट है ऐसा। और ये किसने डेवलप किया है? सीडैक पुणे, इसरो, TIFR, DRDO एंड द करेक्ट आंसर इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो पहला इंडियन सैटेलाइट जो है वो कौन है जिसको स्पेस में लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट, भास्कर, चंद्रयान फर्स्ट, रोहिणी एंड द करेक्ट आंसर इज आर्यभट्ट एंड दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 19th of April 1975 में जो है ये लॉन्च किया गया था आपको, और ये भी यूएसएसआर के हेल्प से ही हमने इसको लॉन्च किया था। Now the next topic is about the first Asian Buddhist Summit in New Delhi। तो पहला जो है ये Asian Buddhist Summit हो रहा है, तो that is very very important because this is the first time Asian Buddhist Summit and this is conducted in New Delhi में हो रहा है। तो इंडिया में और पहला है और इंडिया में हो रहा है, that is very very important। So इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। So the first Asian Buddhist Summit is set to take place on 5th to 6th November 2024 in New Delhi। तो 5 से 6 नवंबर तक के बीच में जो है ये 2 दिन हुआ था न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसमें इन्वॉल्व थी इंडिया की तरफ से, और बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है वो भी पार्टिसिपेट, दोनों का ज्वाइंट वेंचर था। ये एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया। द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अटेंड एज द चीफ गेस्ट। तो उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पे जो है इस समिट को अटेंड किया। द समिट एम्स टू यूनाइट संघ लीडर्स, स्कॉलर्स, एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिशनर फ्रॉम वेरियस बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस। तो ये जो समिट है इसका मोटिव है कि ये अलग अलग जो लीडर हैं संघ के, बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले स्कॉलर्स, प्रैक्टिशनर है, इनको जो है एक प्लेटफॉर्म पे, एक ट्रेडिशन को, वेरियस ट्रेडिशन को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और यूनाइट किया जाए। It seeks to encourage dialogue and promote understanding. The event will address contemporary challenges faced by the Buddhist community across Asia। तो ये इवेंट में ये भी डिस्कशन किया जाएगा, ये जो बुद्धिज्म है वो जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा है एशिया में, उसको लेकर भी चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा। बुद्धिज्म होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियाज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हिस्ट्री। सही बात, बुद्धिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हेल्ड करता है इंडिया में। महात्मा बुद्ध जो है उनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, उसके बाद बुद्ध जो है वो इंडिया में ही इनको इनलाइटमेंट मिला बोध गया में, एंड ही प्रीच द बुद्धिज्म इन इंडिया इटसेल्फ। द टीचिंग ऑफ द बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स हैव क्रिएटेड अ शेयर्ड आउटलुक ऑन लाइफ एंड वैल्यूज अक्रॉस एशिया। द समिट अलाइन विद इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया का एक स्कीम है, एक जो इनिशिएटिव है जिससे कि ईस्टर्न स्टेट जो है, साउथ ईस्टर्न स्टेट एशिया के, उसके साथ जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का ये एक पॉलिसी है, और उसको भी ये करेगा, इन्हांस करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। दिस पॉलिसी प्रमोट्स कलेक्टिव एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन एशिया। इट एम्फेसाइजेज स्पिरिचुअल ग्रोथ विद
धम्मा एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल। ये जो है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा जो बुद्धा का जो धम्मा है, जो टीचिंग है, वो उसके प्रिंसिपल के साथ। The summit embodies this vision for united Asia. The summit aims to bring together diverse voices from across Asia. तो अलग अलग voices को एक प्लेटफॉर्म लाना जो है इसका मेन मोटिव है। It seeks to promote Buddhist heritage and address contemporary challenges. The ultimate goal is to contribute to a more compassionate, sustainable and peaceful world. उसके तरफ जो है ये अल्टीमेट गोल यही है कि कैसे एक पीसफुल वर्ल्ड का एस्टैब्लिशमेंट हो सके, सस्टेनेबल और पीसफुल जो है वो वर्ल्ड एस्टैब्लिश हो सके। Now we will discuss some of the important question. What was the theme of the first Asian Buddhist Summit? तो ABS पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट का थीम क्या था? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, रिस्पॉन्सेस टू कॉन्टेम्पोररी चैलेंजेस, फिलॉसफी टू पैराक्सिस, वर्ल्ड रिलीजन्स फॉर अ ग्रीन प्लैनेट, स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट 383 BC अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजात शत्रु एंड द चेयरमैन ऑफ दैट काउंसिल वाज महाकश्यप। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था और ये पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? काश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्रा, वैशाली। एंड द करेक्ट आंसर इज राजगिरी, दैट वाज द कैपिटल ऑफ मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म। तो त्रिरत्न का मतलब बुद्धिज्म में क्या है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, सत्य, अहिंसा, करुणा, शील, समाधि, संघा। एंड द करेक्ट आंसर इज बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध दैट इज हिमसेल्फ, बुद्धा हिमसेल्फ, धम्मा दैट इज द टीचिंग ऑफ बुद्धा, and sangha the followers of the Buddha who follows the teaching of the Buddha, that is known as sangha. Next question is among the symbols associated with occasions related to Buddha the stupa symbolizes। तो स्तूपा जो है बुद्धा के अलग अलग जो ये हैं उसको अलग अलग सिंबल डिनोट करता है इवेंट्स को, और इसमें स्तूपा जो है वो किस सिंबल को डिनोट करता है? डेथ, फर्स्ट सरमन, बर्थ, होम, अबंडनमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज डेथ। तो ये डेथ का जो सिंबल है वो आपको स्तूपा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट सरमन जो है वो व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है, चक्र से। एंड बर्थ जो है वो लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है, और होम को जो छोड़ने का है अबंडनमेंट है वो हॉर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपार्चर ऑफ सिद्धार्थ इन सर्च ऑफ ट्रूथ इज नोन एज सिद्धार्थ, दैट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द गौतम बुद्ध। और इनका डिपार्चर जो है घर से जो अब वो रिनंशिएशन किए थे, घर से निकले थे, उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन, महाविनिष्कर्मण, निर्वाण, परिनिर्वाण। एंड द करेक्ट आंसर इज महाविनिष्कर्मण। ये जो है अपने घोड़ा कंथ के साथ जो है वो घर को छोड़कर निकल गए थे, और उस इवेंट को कहते हैं महाविनिष्कर्मण जो है कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है दैट इज द फर्स्ट टीचिंग ऑफ बुद्धा। जो फर्स्ट टीचिंग है उसके बुद्धा के टीचिंग को जो है जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुद्धिज्म। बुद्धा के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया, उसके फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में डिस्कस किया। So with that we will conclude the session here. Before that if you want to join us for self study program तो आप ऑफलाइन सेंटर वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे विजिट कर सकते हो। अभी जो है नया सेंटर भी आने वाला है नासिक, नागपुर, औरंगाबाद में। और ऑनलाइन सेंटर के लिए ऑल इंडिया लेवल के लिए जो है आप पैन इंडिया लेवल पे अगर ये क्लास अटेंड करना चाहते हो देन कॉल ऑन दिस नंबर दैट इज एंड द काउंसलर विल गाइड यू थ्रू। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।